बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलाल मुनीर। डेव सी प्लस प्लस की तीसरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। हम डेव सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस हमने फर्स्ट वीडियो में देखे थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी। सेकंड वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिकली सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने डेव सी प्लस प्लस का जो आईडी था उसे डाउनलोड करने का तरीका देखा था। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉलेशन की तरफ लेके चले थे और उसकी कुछ बेसिक स्टार्टिंग की कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी और सिंटैक्स के ऊपर हमने बात की थी कि सी प्रोग्राम चलता किस तरह से और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। आज हम उसी बात को आगे लेकर चलते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइंदा आने वाले तमाम वीडियोस के बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। तो डेव सी प्लस प्लस जैसा कि हम इंस्टॉल कर चुके हैं, हम डेव सी प्लस प्लस को रन कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो गई। अब हम क्या करेंगे जी, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद ये आप देख सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा था कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो पीछे वाली वीडियो में हमें प्रॉब्लम कर रहा था मोबाइल के ऊपर, तो आज हमने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया इसका, ताकि ये मोबाइल्स जो यूज़र हैं हमारे उनके लिए भी बेटर व्यू दे सके। तो ये डिफ़ॉल्ट कोड हमने इसकी जो सेकंड वीडियो की थी प्रीवियस वाली, उसमें ऐड करवाया था, ताकि जब भी हम एक नई फाइल डेव के अंदर लेके आएँ तो ये वाला कोड वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर दे। और इसकी हमने कुछ जो है ना वो ये भी देखा था कि इनके मतलब क्या बनते हैं इन लाइनों के, इन इंस्ट्रक्शंस के, जिसमें सबसे पहले हमारे पास नंबर साइन या हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम था, जिसे हमने कहा था कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये हेडर फाइल है जो कि आईओ स्ट्रीम नाम से लाइब्रेरी में पड़ी होती है और हम प्रोसेसर को जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी ये जो मेन बॉडी होगी मेन प्रोग्राम की, उसके साथ आपने इस फाइल को भी इंक्लूड करना है। फिर हम नीचे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं, सेमीकोलन फुल स्टॉप लगा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम आने वाले मेन फंक्शन के अंदर मेन प्रोग्राम बॉडी के अंदर जो नेम जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे वो सारे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होंगे। उसके बाद हमने लिख लिया जी मेन, ये नोटिफाई कर रहा है कि यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो हम इसके अंदर नीचे चलते हैं, करेंगे क्या। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि हमने करना क्या है जी, एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, हमने उसकी 5 इनिंग्स के स्कोर्स जो है ना वो लिखने हैं और फिर कैलकुलेट करना है एवरेज स्कोर उसका। तो कोई प्लेयर, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे ही प्रोग्राम रन हो तो वो सबसे पहले प्लेयर का नाम पूछे, उसके बाद प्रॉम्प्ट करेगा जी के फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग और इस तरह 5 इनिंग्स के स्कोर पूछेगा हमसे। देन वो उन स्कोर्स को कलेक्ट कर लेने के बाद कैलकुलेशंस करेगा और हमें उस प्लेयर का एवरेज स्कोर बता देगा कि इसने 5 इनिंग्स में 5 मैचेस में टोटल कितनी एवरेज थी उसकी स्कोर की। ये हम छोटा सा प्रोग्राम इसके अंदर टाइप करते हैं और इसी चीज़ के ऊपर हम साथ साथ फिर जो नई चीज़ें कुछ ऐड करनी है उन पर भी डिस्कशन करते चले जाएंगे। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। मेन प्रोग्राम के अंदर हम आगे यहाँ पे आके हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम हमें करना होगा वो ये है कि हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जब भी हमारे प्रोग्राम ने रन होना होगा, उसने कुछ वैल्यूज़ होल्ड करना होंगी, तो उन वैल्यूज़ को मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल परमिशंस करवानी पड़ती हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, ताकि वक्त ज़रूरत पड़ने पर हमारा वो प्रोग्राम जो है उन वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए उनके अंदर नंबर्स को या वैल्यूज़ को या डाटा को स्टोर करवा सके। तो जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं जी इंट इज़ अ डाटा टाइप, जिसका फुल फॉर्म है इंटीजर। तो हम इसका कीवर्ड int यूज़ करते हैं। उसके आगे अब हम लिख लेते हैं जी वेरिएबल्स के नेम। वेरिएबल्स के नेम आप ABCD भी रख सकते हैं, वेरिएबल्स के नेम आप A1 A2 A3 भी रख सकते हैं, B1 B2 B3 भी रख सकते हैं, लेकिन
गुड प्रैक्टिस ये होगी कि हम जो भी वेरिएबल नेम फाइनल करें वो उनके डेटा के नेचर के मुताबिक होने चाहिए, ताकि जब हम अपने प्रोग्राम को रीड कर रहे हों तो हमें वेरिएबल की कोडिंग के अंदर से ही समझ आ जाए कि हम इनके अंदर किस किस्म का डाटा रख रहे हैं, या फला वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया वो किस मकसद के लिए था। जैसा कि हमारा यहाँ पे पर्पज़ ये होगा कि हमने उसके अंदर इनिंग्स के जो स्कोर्स हैं वो सेव करवाने हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट मैच, लिख लेते हैं मैच 1, ये एक वेरिएबल नेम हो गया। देन कॉमा देंगे, देन मैच 2, अच्छा जी, देन मैच 3, देन मैच 4, देन मैच 5। ये देखिए हमने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4 एंड मैच 5। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास नेम्स होते हैं, वेरिएबल नेम्स, एक तो आप कैपिटल ए से कैपिटल जी तक होल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं नेम के अंदर। दूसरा, आप इनके साथ स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, आप इनके अंदर 0 to 9 नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। जब आपने वेरिएबल के नाम रखने हैं, डिसाइड करने हैं, डिक्लेयर करने हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों में से होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये होगी कि आपने जो वेरिएबल्स लगाने हैं उन वेरिएबल्स का जो स्टार्टिंग होगा, जैसे मैंने ये मैच 1 मैच 2 लिखा तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट एम से स्टार्ट किया मैंने, तो ये अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है, या आप अंडरस्कोर से कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको या अल्फ़ाबेट किसी इंग्लिश कैरेक्टर से इसको स्टार्ट करना होगा, या आप शुरू में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, तो फिर भी ये वेरिएबल नेम वैलिड रहेगा। लेकिन आप नंबर नहीं लिख सकते, जैसा कि आप 1 शुरू में नहीं लगा सकते। अगर आप लगा दें 1 मैच 2 मैच 3 मैच, तो ये रूल के ऑपोजिट चला जाएगा, सिंटैक्स ख़राब हो जाएगा इसका। इसलिए आपने वेरिएबल नेम जब रखने हैं तो आपने ए टू जी स्मॉल या कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और अंडरस्कोर से स्टार्ट करवा सकते हैं। नंबर शुरू में आप नहीं लगा सकते। इसके अलावा जो नॉट अलाउड हमारे पास हैं उनके मतलब ये होगा जी कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, नंबर साइन नहीं लगा सकते, डॉलर साइन, परसेंट, ये वाले कोई भी सिंबल्स आप नेम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने ख्याल रख लेना। हमने इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये चीज़ कर ली। साथ ही साथ ज़िमरन एक और चीज़ देख लें कि जैसे मैंने ये चीज़ टाइप की, इसका कलर भी उसने कोड से डिफरेंट कर दिया, इसको कमेंट कहते हैं। अगर मैं इसको इसी तरह लिखा रहने दूंगा, इसको मैं डिलीट ना करूं, चलता रहने दूं ऐसे ही, तो ये प्रोग्राम को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। जब हम इस तरह से 2 बैकस्लैश लगा के उसके सामने कुछ लिखते हैं तो हमारा कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर कर देता है। इसको कमेंट कहते हैं कि ये हमने अपने कोड के अंदर कमेंट लिखा, जो कि हमारे प्रोग्राम के कोड का हिस्सा नहीं है और ना ही आउटपुट पे कोई फ़र्क पड़ेगा इसके साथ। ये हम अपने लिए लिखते हैं कि अगर हम किसी सिनेरियो में कोई केस यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई केस इस तरह का बनाया, तो हम उसके साथ सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से दे सकते हैं, ताकि जब हम दोबारा से कोड को रीड आउट कर रहे हों तो उस कमेंट की मदद से हमें पता चल सके कि हमने यहाँ पे क्या सिनेरियो अपनाया था। तो ये सिंगल लाइन कमेंट भी होते हैं जो कि इस तरह से लिखे जाते हैं, शुरू में आप डबल स्लैश लगा देंगे, उसके बाद आगे आप जो भी लिखेंगे वो एज अ कमेंट कंसिडर होगा। और अगर आपका कमेंट जो है वो थोड़ा लंबा चलने वाला हो, एक लाइन से ज़्यादा वाला हो, तो फिर आपने इस तरह कर लेना होता है, पहले आपने स्लैश लगा लेनी है, उसके बाद आगे स्टेरिस्क लगा देना है, स्टार लगा देना है। अब ये कमेंट स्टार्ट हो गया। आप इसको एक लाइन से बढ़ा भी दें, अगर लेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, नो स्पेशल करेक्टर्स, एक लाइन हमने ऊपर से स्टार्ट की थी, नीचे आ जाता हूँ, ये देखें, नो स्पेशल करेक्टर्स अलाउड एन वेरिएबल नेम। ये 2 लाइन कमेंट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जहाँ पे मुझे कमेंट को क्लोज करना है मैं वहाँ पे लाइन कमेंट कंप्लीट करने के बाद स्टार लगाऊंगा और अगेन स्लैश लगा दूंगा। तो ये मेरा कमेंट ओपन हुआ, यहाँ पे मेरा कमेंट क्लोज हो गया। तो अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट लगाना है तो आप यहीं पर डबल स्लैश लगा सकते हैं लाइक दिस, और जब आपने 2 लाइन तक जाना है या उससे ज़्यादा लंबा कमेंट हो सकता है तो फिर आपने स्लैश के बाद स्टार लगा देना है, तो इससे आपका कमेंट बन जाता है। ये कमेंट जैसा पहले बोला कि कोड का हिस्सा कंसिडर नहीं होगा,
ये कंपाइलेशन प्रोसेस में ऐड नहीं किया जाएगा, इसको जस्ट कोडिंग में हम ही देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। तो हम बात ये कर रहे थे कि हमने नेम रखने हैं और कोशिश ये करनी है कि नेम हमारे डाटा की मुनासबत से हों और उनके ऊपर कंसाइज नेम हो, ताकि उसको पढ़ के ये पता चल सके कि ये वेरिएबल किस किस्म का डाटा होल्ड करके रखेगा। और दूसरा, नेम के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमने देख ली कि हम कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स कर सकते हैं, 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। ये हमने प्रोग्राम पे अपने नाम रख लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करवा दूँ जी, शुरू में जो हमारा प्रोग्राम है हम ये लिख लें कि हमारा प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं कि हमने एवरेज स्कोर फाइंड करना है, एवरेज स्कोर फ्रॉम 5 मैचेस, ये हमारा टारगेट है। तो इसके लिए हमें 5 वेरिएबल्स चाहिए थे, वो हमने मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4 के नाम से लगा लिए। उसके बाद हम करेंगे जी, हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा। आपको पता है कि एवरेज जब हम बात करते हैं तो एवरेज के लिए क्या करना होता है, पहले तो हमें सम फाइंड करना होता है, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होंगी उन तमाम वैल्यूज़ का हम सम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम उस सम को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। जैसे हमारे पास टोटल नंबर यहाँ पे 5 होगा, 5 इनिंग्स के स्कोर लगाने हैं, तो हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास एवरेज निकलेगी। तो एक वेरिएबल हमें वो चाहिए होगा जिसके अंदर हम इन स्कोर्स को सम करवा के रखेंगे, एक वेरिएबल हमें वो चाहिए होगा जिसमें हम डिवाइड करवा के फाइनल एवरेज फाइंड करेंगे। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इंट कर लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं जी टोटल स्कोर के नाम से। स्पेसेस अलाउ नहीं है इसलिए हम स्पेस नहीं दे सकते, टोटल स्कोर लिख लेते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, अब हमें यहाँ पे एवरेज स्कोर जिसके अंदर लगाना है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इंट लिखते हैं, और ये मैं आपको भी एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड करवाता हूँ जो मुझे याद आ गई। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी एवरेज को AV लिख लेते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं एवरेज स्कोर, लेकिन नाम बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आप इस तरह कर लें, AV स्कोर लिख लें, इससे भी आइडिया बन जाएगा कि ये एवरेज स्कोर है। अच्छा, तो जैसे हमने कहा था कि एवरेज निकालने के लिए डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। टोटल स्कोर जितना भी बनेगा इन मैचेस के सम का, उसको डिवाइड करेगा उस 5 पे। तो जब हम डिवीजन के अंदर जाते हैं तो फिर ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो आंसर है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इंटीजर डाटा टाइप की तो ये बात थी कि इंटीजर में हम जस्ट इंटीजर नंबर ही सेव कर सकते हैं। तो दूसरा ये कि यहाँ पे जब हमने डिवाइड करना है तो फिर श्योरिटी नहीं है कि नंबर जो है वो इंटीजर ही हो, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट और इंट में क्या फ़र्क है जी, ये हम ऐड कर लेते हैं साथ में। फ्लोट पॉइंट जो होता है हमारे पास, फ्लोट डाटा टाइप जो है, ये यूज़ होती है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू सेव करने के लिए। ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है, जैसा कि 2.5, इसके अंदर ये डेसिमल पॉइंट आ गया। तो अगर आप ये 2.5 को किसी वेरिएबल में सेव करवाते हैं और आपने उसकी डाटा टाइप इंट रखी होगी, तो जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो उसमें से जस्ट डेसिमल पोर्शन जो है स्किप करवा देगा, और उसका जो होल पार्ट होगा 2 वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। इसलिए जहाँ पे भी फ्लोटिंग पॉइंट वगैरह यूज़ करना होता है वहाँ पे हम फ्लोट लगाते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है जी, यहाँ पे हम लगा सकते हैं डबल। डबल भी एक कीवर्ड है, ये भी एक डाटा टाइप है जो कि हम इंट फ्लोट के बजाय यहाँ पे डबल भी लिख सकते हैं। अब ये क्या करेगी जी, ये होगा कि जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है हमारे पास, फ्लोटिंग पॉइंट मैक्सिमम जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 5, 6, 7 नंबर्स अपने पास रख सकता है मैक्सिमम। अगर आपका कोई जो आंसर है या जो वैल्यू है उसकी पॉइंट के बाद वाली जो प्रिसीजन पार्ट है उसका, उसके अंदर 7 नंबर्स तक होल्ड करवा सकता है फ्लोट। और अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी 7 से ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो उसको जो फ्लोट है वो एंड से स्किप कर देगा। तो अगर आप डिवीजन के आंसर की बिल्कुल अच्छी तरह से एक्यूरेसी चाहते हैं तो फिर आप फ्लोट की जगह पे डबल यूज़ कर सकते हैं। डबल क्या करता है, डबल हमारे पास जो है वो प्रिसीजन के बाद तकरीबन 15 वैल्यूज़ जो है ना उनको ऐड कर लेता है। यहाँ पे पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 15 वैल्यूज़ तक वो इसकी प्रिसीजन को लेके चल सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हम यहाँ पे फिर क्या डिसाइड किया कि हम यहाँ पे डबल लगा लेते हैं। पहले इंट के अंदर 5 वेरिएबल्स आ गए,
क्योंकि अब स्कोर तो पॉइंट्स में जाने से रहा तो वो तो पूरा पूरा ही होगा। फिर हमने टोटल स्कोर कर लिया, देन हमने ए भी स्कोर कर लिया। उसके बाद अब नीचे चलते हैं, ये चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टास्क हमारा होगा दैट इज़ सी आउट। सी आउट के बारे में हम कल भी पढ़ चुके थे। सी आउट का काम है कि जब हम यहाँ पे लेस देन डबल लेस देन लगा के डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी एंटर द स्कोर ऑफ फर्स्ट मैच या फर्स्ट इनिंग, जो भी आप लिखवाना चाहते हैं। उसके बाद हम इसको इक्वल्स टू दे देते हैं यहाँ पे ताकि बन जाए। फिर डबल कोट से बाहर निकल के हम सेमीकोलन देते हैं, और सेमीकोलन आपको पता है कि ये फुल स्टॉप का काम करता है। नीचे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड करनी है दैट इज सी इन। जिस तरह सी आउट हमारे प्रोग्राम में से किसी चीज़ को उठा के आउटपुट स्क्रीन पे लेके चलता है, सी इन जो है ये यूज़र से प्रॉम्प्ट करवा के कोई वैल्यू होल्ड करता है और उसको वापस मेमोरी तक लेके आता है। और इसका काम ये होगा कि यहाँ पे हम सी इन टाइप करेंगे, उसके बाद ग्रेटर दैन सिंबल यूज़ करेंगे, और ग्रेटर दैन सिंबल के बाद वो वैल्यू यहाँ पे टाइप कर देंगे, वेरिएबल नेम टाइप कर देंगे जिसमें हम पहली इनिंग का स्कोर सेव करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी मैच 1 सेमीकोलन, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अगेन इसी पेयर का हमें 5 दफ़ा लिखना होगा, तो हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम नीचे चलते हैं, ये देखें, इसको हम कर देते हैं जी ऑफ सेकेंड इनिंग, और सी इन करवा देते हैं मैच 2 में। जो पहली इनिंग का स्कोर आएगा उसको वो मैच 1 में सेव करवा लेगा, जो दूसरी इनिंग का स्कोर आएगा उसको मैच 2 में सेव करवा लेगा। इसी तरह नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ थर्ड इनिंग, और तीसरी वैल्यू हमारे पास मैच 3 वाले वेरिएबल में चली जाएगी। फिर हम अगेन नीचे आते हैं, यहाँ पे चल के लिखते हैं जी स्कोर ऑफ फोर्थ इनिंग। तो फोर्थ इनिंग्स का जो स्कोर होगा वो हमारे पास मैच 4 वाले वेरिएबल में चला जाएगा। अगेन हम पेयर लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जी फिफ्थ इनिंग, और 5वीं जो इनिंग होगी उसका स्कोर वो मैच 5 के अंदर स्टोर करवा लेगा। अभी हम इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले हमें पता है कि हमें इसको सेव करना होगा। तो हम सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, इसको डेस्कटॉप के ऊपर हम सेव कर लेते हैं, जिसका नाम रख लेते हैं एवरेज स्कोर। ये ऐसे रख दिया, इसको सेव करते हैं। फाइल सेव हो गई। फाइल सेव हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल, F9 भी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कंपाइल का बटन है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए जी, कंप्लीशन रिजल्ट आ गए हमारे पास, एरर 0, वार्निंग 0। दैट मीन्स कि हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है। अब हम इसको रन करके देखते हैं ये क्या करेगा। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि पहली लाइन जो हमने उसको यहाँ पे कही थी वो उसने स्क्रीन पे आउटपुट में हमें दे दी। ये देखिए एंटर द स्कोर ऑफ फर्स्ट इनिंग, ये आपकी ये यहाँ से आ गई जी। ये देखिए हमने पहला सी आउट लगाया था एंटर द स्कोर ऑफ फर्स्ट इनिंग, उसने यहाँ तक यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और अब आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आगे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आगे सी इन है, नेक्स्ट लाइन सी इन है, और सी इन को अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पे लगा देते हैं जी 25। कीबोर्ड से हमने 25 टाइप किया और साथ ही कीबोर्ड से एंटर किया, तो देखें कंट्रोल आगे चला गया। अब ये वाली सी आउट इंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है और इसने अपना काम कर दिया। एंटर द स्कोर ऑफ सेकेंड इनिंग हमारे पास यहाँ पे आ गया, और अगेन कर्सर ब्लिंक पे आकर रुक गया। और अब वो ये कह रहा है जी कि दूसरी वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 23, एंटर करते हैं। इसी तरह से थर्ड सी आउट आ गया, थर्ड इनिंग का स्कोर प्रॉम्प्ट कर रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 30, एंटर। फोर्थ इनिंग का आ गया, यानी कि ये वाली लाइन चल गई। अब इस लाइन के बाद अगेन ये वाला सी इन हमसे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मुझे वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं जी 45, एंटर। देन ये देखें फिफ्थ वाला सी आउट चल गया, एंटर द स्कोर ऑफ फिफ्थ इनिंग। अगेन सी इन आके प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मुझे 5वीं वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 55 एंड एंटर, और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। क्यों? इसके आगे अभी हमने इंस्ट्रक्शंस नहीं लगाए। ठीक है, ऐड करते हैं, आउटपुट को हम फिलहाल करते हैं क्लोज, फुल स्क्रीन पे चलते हैं। अब हम नीचे चलेंगे। अब क्या करेंगे जी, स्कोर्स हम ले चुके। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि हमें इन स्कोर्स को प्लस करवाना है। इन 5 इनिंग्स के जो स्कोर थे मैच 1 से मैच 5 तक, इनको प्लस करवा के टोटल स्कोर के अंदर रखना है।
तो हम यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिख देते हैं सीधी सी, टोटल स्कोर। जो स्पेलिंग हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त लिखे थे एग्जैक्टली आप वही यूज़ करेंगे। अगर आपने स्पेल मिस्टेक की तो वो वेरिएबल फाउंड नहीं होगा और प्रोग्राम एरर देगा, कंपाइल नहीं होगा। हमने लिखा जी टोटल स्कोर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम लिखेंगे MATCH मैच 1 प्लस MATCH 2 मैच 2 प्लस मैच 3 प्लस मैच 4 प्लस मैच 5 एंड सेमीकोलन। तो ये मैच 1 2 3 4 5 के अंदर जो वैल्यूज़ वहाँ से उसने स्टोर की होंगी यूज़र से लेके, उन सब को ये प्लस करेगा और उसका सम जो है वो टोटल स्कोर वाली जगह पे सेव कर देगा। उसके बाद नीचे चलते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, AV स्कोर फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे AV स्कोर, एवरेज स्कोर जिसका हमने रखा था। अब असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे हम करेंगे जी टोटल स्कोर। टोटल स्कोर मतलब ये वाला वेरिएबल जिसके अंदर पांचों इनिंग्स का स्कोर टोटल होके आ चुका है, इसको हम करवाएंगे डिवाइड 5 के साथ एंड सेमीकोलन। ये हमारा एवरेज स्कोर कैलकुलेट हो गया, लेकिन मेमोरी के अंदर ही कैलकुलेट हुआ। अब हम इसे सी आउट यूज़ करेंगे और स्क्रीन पे लेके आएंगे। अब हम करेंगे जी सी आउट का स्ट्रक्चर लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज स्कोर ऑफ 5 इनिंग्स कितना है। यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसको सेमीकोलन देते हैं, बाहर चलेंगे, अगेन सी आउट स्टार्ट करेंगे, सी आउट का स्ट्रक्चर लगाया, लेस देन सिंबल्स, और उसके बाद हमें एवरेज स्कोर यहाँ पे शो करवाना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो वेरिएबल नेम है AV स्कोर। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया भाई, ये ऐसा किया कि जब हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं और डबल कोट्स के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो एज अ टेक्स्ट कंसीडर होती है और हमारा कंपाइलर उसको टेक्स्ट ही समझता है और यहाँ से उठा के आउटपुट स्क्रीन पे बिल्कुल एग्जैक्टली शो करवा देता है। लेकिन जब हम डबल कोट्स साथ में नहीं लगाते तो वो एज अ वेरिएबल यूज़ होगा। हमने यहाँ पे AV स्कोर लिखा, तो ये AV स्कोर का मतलब ये वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था शुरू में, और यहाँ पे हमने AV स्कोर के अंदर टोटल स्कोर को डिवाइड करवाया 5 के साथ। जो भी रिजल्ट था वो इस वक्त AV स्कोर में सेव हो चुका होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाए। तो अब ये एज अ वेरिएबल कंसीडर होगा, इसकी वैल्यू जाएगी। हम कर लेते हैं जी फाइल एंड सेव, जो चेंजिंग की वो ऐड हो गई। अब हम अगेन इसको करते हैं कंपाइल, तो कंपाइल कंप्लीट हो गया। उसके बाद करते हैं रन, तो आप देख सकते हैं जी अगेन हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, इसलिए सामने सामने लगा लेते हैं। ये देखिए ये हमारा टोटल प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस जगह पे आया, वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। उसके बाद फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो थी हमारे पास, दैट इज़ ये 5 वेरिएबल्स डिक्लेरेशन किए, टोटल स्कोर किया, डबल किया। अब हमने लिखा एंटर द स्कोर ऑफ फर्स्ट इनिंग। ये पहले भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ देता हूँ इसको, कोई भी रैंडम वैल्यूज़ हम डाल देते हैं। पहली इनिंग में 45, देन 50, देन 60, देन 30, देन 25। 5 इनिंग्स पूरी हो गई हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने पहले भी चेक कर लिया था। अब जब 5 वैल्यूज़ उसने ले ली CN की मदद से, फिर उनको प्लस करवाया और हमारा जो भी स्कोर हमने उसे दिया था उसने सबको ऐड करवा के टोटल स्कोर में डाल दिया। देन हमने उसे कहा कि टोटल स्कोर को 5 पे डिवाइड करो और AV स्कोर में डाल दो, एवरेज स्कोर के लिए, तो वो भी उसने कैलकुलेट करके AV स्कोर में डाल दिया। देन उसके बाद नीचे उसने लाइन दी हमें एवरेज स्कोर ऑफ 5 इनिंग्स। ये लाइन एज इट इज़ सी आउट के डबल कोट्स की वजह से यहाँ पे शो हो गई इतनी लाइन, दिस वन, एवरेज स्कोर ऑफ 5 इनिंग्स। अब ये देखेंगे ये 42 कहाँ से आया, तो 42 भाई यहाँ से आया, क्योंकि हमने नेक्स्ट ही स्टेटमेंट में सी आउट करवाया था जहाँ पे हमने वेरिएबल नेम एवरेज स्कोर AV स्कोर टाइप कर दिया था, लेकिन डबल कोट्स नहीं लगाए थे। अगर हम डबल कोट्स लगाते तो क्या होता, ये देखिए जी ये होता, हम सी आउट लगाते और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर AV स्कोर लिखते और फिर हम बाहर निकल के सेमीकोलन देते हैं, इसको सेव करते हैं और अगेन कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद पहले वाला आउटपुट हम ख़त्म कर देते हैं, इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या फ़र्क आता है। ये देखें, ये मैंने वैल्यूज़ दी, ये उसने एवरेज स्कोर ऑफ 5 इनिंग्स 37 भी शो कर दिया इस इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स नहीं थे और उसने एज अ वेरिएबल कंसिडर किया और इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू थी वो उसने 37 यहाँ पे शो करवा दी। नेक्स्ट
AV स्कोर हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा था, तो उसको उसने एज अ टेक्स्ट कंसिडर किया और वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस नहीं की, बल्कि पूरे का पूरा AV स्कोर ही उठा के बाहर ले गया। तो ये फ़र्क पड़ता है जब हम डबल कोट्स और डबल कोट्स के बगैर वेरिएबल नेम टाइप करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन हमने वैसे ही लिखी थी, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज़ और जो हमारे सामने ऐड होगी वो ये है कि हम सी आउट और सी इन भी कर चुके। अब इसके अंदर अभी स्टेटमेंट के अंदर मेरे जहन में थी, स्किप हो गई, चलें आती है तो फिर मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। हाँ यस, जब हमने इसका आउटपुट निकाला था ना ये रन करके, तो वैल्यूज़ वगैरह एंटर की हमने, तो आपने लास्ट पे चीज़ नोट की कि ये लाइन इसने यहाँ पे कंप्लीट कर दी और साथ ही उसने लाइन छोड़े बगैर आगे ये वाली लाइन शो करवा दी AV स्कोर वाली, जो कि हम ऐसा नहीं चाहते। तो इसके लिए हम दो चीज़ें नहीं ऐड कर लेते हैं। एक तो हम ये ऐड करेंगे इस पर्पस के लिए कि जब हम आउटपुट के अंदर डिफरेंट लाइंस यूज़ करना चाहें तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसको हम कहते हैं जी कि हम सी आउट के साथ लिख देते हैं, लेट सी आउट, उसका कंस्ट्रक्शन बना के उसके आगे हम ENDL लिख देते हैं। एंड लाइन इसका फुल नेम है, फुल फॉर्म है इसकी, इसका मतलब होता है एंड लाइन। ये क्या करेगा, ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एंटर द स्कोर ऑफ फर्स्ट इनिंग था ना, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इधर ही दरमियान में डबल कोट्स लगा देते हैं और इधर हम नया कंस्ट्रक्ट निकालते हैं और इधर लिखा देते हैं एंड लाइन। उसके बाद अगेन ये अगला सी आउट आ गया। देखिएगा क्या बनता है, इसकी वजह से हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, तो ये देखें क्या हुआ, ये देखिए सी आउट एंटर द स्कोर ऊपर आ गया। उसके बाद एंड लाइन था, एंड लाइन ने कंट्रोल नीचे वाली लाइन पे कर दिया, मतलब कि इस लाइन को एंड कर दिया यहीं पर, और ऑफ फर्स्ट इनिंग नीचे ले गया। ओके, ये इसमें डिफर है। ये जो चीज़ मैंने दरमियान में यूज़ की, पहले हमने डिस्कस नहीं की, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर आपके पास दो तीन चीज़ें इकट्ठी आ रही हो सी आउट वाली, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सी आउट स्टेटमेंट थी, इसके फ़ौरन बाद हमने ये सी आउट स्टेटमेंट यूज़ की। तो अगर हम ये सेमीकोलन क्लोज करने से पहले, फुल स्टॉप सेमीकोलन लगाने से पहले इधर ही इसी सी आउट के अंदर एक्सटेंशन देना चाहें तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे, सी आउट टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने पहली वाली स्टेटमेंट को अभी तक सेमीकोलन नहीं दिया था। तो हम जो भी पहला काम करना चाह रहे थे वो किया, उसके बाद एंगल्स लगाए, एंगल्स लगाने के बाद हम यहाँ पे AV स्कोर टाइप कर देते हैं, नीचे वाली इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत अब नहीं रही, ये चीज़ है। तो ये दो सी आउट हम कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। जैसा कि हम चाह रहे थे कि ये एवरेज स्कोर ऑफ 5 इनिंग्स शो करे, ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यू करवा दे। फिर हम अगर एंड लाइन लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अगेन एंगल्स लगा के इसके आगे ENDL लगा सकते हैं, एंड लाइन। और इन तीनों सी आउट्स के एक ही दफ़ा सी आउट लिखा गया, ना इसके साथ सी आउट लिखेंगे ना इसके साथ सी आउट लिखेंगे, और एंड पे एक ही सेमीकोलन आ जाएगा, दिस वन। अगर आप इसको चला के देखेंगे तो ये उसी तरह होगा। कंट्रोल S से सेव कर लिया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं, तो ये आप देखिए, अब हम इसकी वैल्यूज़ दे देते हैं जी कुछ डिफरेंट करके। ये देखिए एवरेज स्कोर ऑफ 5 इनिंग्स 39, और उसके बाद से एंड लाइन लगा के ये लाइनें खाली छोड़ दी, क्योंकि आगे हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं थी। इससे पहले वाले जो हमारे आउटपुट थे उसमें ये लाइन बिल्कुल क्लोजली आ रही थी, तो अब ये एंड लाइन लग गया। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एक और चीज़ भी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जैसे हमने ये लाइन लिखी एंटर द स्कोर ऑफ फर्स्ट इनिंग, और हम चाहते हैं कि जो दूसरी ये वाली लाइन है वो एक लाइन छोड़ के नीचे जाके लिखे। उसका एक तरीका तो मैंने आपको बताया एंड लाइन, जो कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मैं इधर ऐड कर दूँ एंड लाइन, और दूसरा मैं ये करता हूँ, एक तो ये था, दूसरा मैंने ये किया कि इसके शुरू में जब हम डबल कोट्स लगा देते हैं, ज़रूरी नहीं इसी के शुरू में, इस पर प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये लाइन है, एंड पे एंड लाइन लगाने के बजाय, या इस लाइन को नीचे लेके जाना है, तो इससे प्रीवियस के एंड पे एंड लाइन लगाने के बजाय, या इसके बाहर एंड लाइन लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, जब डबल कोट्स के अंदर हम टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं तो जिस जगह से भी हमें लाइन को ब्रेक करना होता है वहाँ पे हम \n यूज़ कर लेते हैं। ये भी नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है, करके देखते हैं। इसको हमने सेव किया कंट्रोल S से, कंपाइल किया, उसके बाद रन किया, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए
यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं ताकि ये प्रोग्राम आगे चले और एंड लाइन वाला प्रोसेस हमें करके दे। ये हमने 2 किया, ये देखिए ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लगाई थी एंड लाइन, तो वो Cin का जो कर्सर है वो नीचे लेके जा चुका है। प्रीवियस आउटपुट को बंद कर देते हैं, ये देखिए जबकि पहले वो वैल्यू यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर रहा था, अब इस एंड लाइन की वजह से वो नीचे चला गया। हम यहाँ पे टाइप करते हैं 30 और एंटर करते हैं, तो आपने देखा कि एंटर द स्कोर ऑफ थर्ड इनिंग यहाँ पे आ गया। ये पूरी की पूरी लाइन वैसे ही चल गई। अगर मैं इसको 40 दे के एंटर करता हूँ तो ये देखिए अब ये वाली लाइन आनी थी एंटर द स्कोर ऑफ फोर्थ इनिंग, जबकि थर्ड इनिंग के बाद ये लाइन इसके साथ थी, लेकिन चूँकि हमने यहाँ पे \n लगाया था तो वो प्रिंट करने से पहले उसको नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र करके ले गया। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो लाइन ख़त्म करने के लिए एंड लाइन भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो टेक्स्ट के साथ \n भी यूज़ कर सकते हैं, जिस जगह से भी आपको लाइन डाइवर्ट करनी है। तो ये आज का हमारा जी टॉपिक कवर हो गया। हमने एक एग्जांपल सॉल्व की, उसके आउटपुट टेक्निक्स देखे, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की हमने, जिसमें हमने डबल भी देखा, फ्लोट के बारे में भी हमने बात की, जैसा कि हमने आज इंट के बारे में बात की, फ्लोट के बारे में बात की, उसके बाद हमने चार के बारे में, करेक्टर ये भी डाटा टाइप है। फ्लोट के बाद तो वैसे हमने डबल डिस्कस किया, करेक्टर की बारी आज नहीं आई, नेक्स्ट में इंशाल्लाह आ जाएगी। ये भी हमारे पास एक डाटा टाइप है। जिस तरह इंटीजर, फ्लोट और डबल वर्क करते हैं, इसी तरह करेक्टर के अंदर हम कोई अल्फ़ाबेट वगैरह सेव करवा सकते हैं। लेस्ट अगर हमें कोई ए सेव करवाना है, अगर हम कैपिटल ए चाहते हैं, या कोई भी अल्फ़ाबेट वैल्यू सेव करवाना चाहते हैं, कुछ जी, कुछ टी, कुछ भी, तो हम CHAR यूज़ करते हैं उसके लिए, करेक्टर डाटा टाइप। उसके अलावा हमारे पास एक होता है जी स्ट्रिंग। अगर हम चाहते हैं कि नाम उसके अंदर सेव करना है, क्योंकि करेक्टर जो है वो तो सिंगल करेक्टर सेव करवा सकता है। चार जो है CHAR डाटा टाइप सिंगल करेक्टर स्टोर करवाती है। और अगर हमें नाम लिखना जी पूरा, जिसमें 5, 6, 7 करेक्टर्स आएंगे, उसके लिए फिर हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ये इसके डाटा टाइप्स हैं। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। ये जो कोड हमने यहाँ पे किया और इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के ऊपर हमने बात की, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है और फीडबैक भी साथ में ज़रूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।